हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है, इस्तकबाल है आपके अपने परिवार आईएएस विद अरिहंत में, जहां मैं केजीएफ सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और एक बार फिर से हम लोग जुड़े हैं प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज के साथ, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम में जो आपके अपकमिंग एग्जाम में जो कि आईएएस पीसीएस से रिलेटेड जो कंडक्ट होने वाले हैं, उनमें जो है आपके लिए बहुत ही जो है कारगर साबित होगा। और आज ही हमारी प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज के साथ जुड़ करके जो है भारतीय राज्य व्यवस्था की इस रेड कलर की बुक को जो है परचेज कर लें, क्योंकि ये बुक ना आपको बनाएगी पहली बार प्रीलिम्स में पॉसिबिलिटी को और ज्यादा बेहतर। ठीक चलेगा, तो आज की क्लास को जो है लेकर के चलते हैं। ठीक, और आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन जो रहने वाला है, ठीक, तो ये जो है इस बुक के कुछ फीचर है, जैसे कि आपको इसमें जो है चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज जो है डिवीजन देखने को मिलेगा। इसके अलावा टॉपिकल माइंड मैप देखने को मिलेगा 100% एरर फ्री, और एक बेहतरीन जो है कलेक्शन आपको जो है प्रीवियस ईयर का जो है वो देखने को मिलेगा। इस क्लास में हम फंडा आपका जो है डीपीएसपी जो है पढ़ रहे थे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अध्ययन कर रहे थे, और क्वेश्चन नंबर 17 पर जो है हमने कल लास्ट क्लास जो है वो एंड की थी। और आज आपका जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 28। और क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन नंबर जो 28 है, इसमें क्या पूछा गया आइएगा देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? कहने का मतलब आपको ना दोनों में जो है वो चीज जो है वो देखने को मिलती है। आइएगा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, ऑप्शन बी पर्यावरण का संरक्षण, ऑप्शन सी है अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलवाएं, समान नागरिक संहिता। और डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण। क्या हो जाएगा? पर्यावरण संरक्षण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब हम बात करें डीपीएसपी की, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व की। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अगर हम बात करें, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आपको आर्टिकल 48 ए देखने को मिलेगा। ठीक, क्लियर है? जिसमें आपको जो है पर्यावरण के संरक्षण से जो है तमाम चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी। और वहीं इस पर्यावरण संरक्षण की बात जो है मूल कर्तव्य में भी की गई है। क्लियर? और मूल कर्तव्य जो है आपको संविधान के भाग 4 का में देखने को मिलेंगे। और ये मूल कर्तव्य दिए गए हैं आर्टिकल 51 ए में। इसमें आर्टिकल 51 ए में। और वहीं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अगर हम बात करें, तो ये भाग 4 में आपको देखने को मिलेंगे। और भाग 4 में जो है आप आर्टिकल 36 से लेकर के और 51 तक का जो है अध्ययन करते हैं। क्लियर? चलिएगा लेकर के चलते हैं क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर। पर्यावरण के संरक्षण का प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों भाग में है। अनुच्छेद 51 ए के जी में कहा गया है कि वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना एवं जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव जो है रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का जो है कर्तव्य है। वहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 ए के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कल्याणकारी राज्य के निर्माण के आदर्शों की ओर निर्देशित है। स्वास्थ्य पर्यावरण भी कल्याणकारी राज्य के तत्व में समाहित है। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें कहा गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये सेंटेंस जो है वो किसके द्वारा कहा गया? ऑप्शन ए है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है आपका के एम मुंशी, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है के टी शाह। और डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा के टी शाह। क्या हो जाएगा? के टी शाह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आइए, के टी शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है।
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक आर्थिक न्याय संबंधी उपबंध चिन्हित होने के पश्चात भी इनकी विभिन्न विद्वानों ने आलोचना की है। इसी संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को अलग अलग रूप में जो है परिभाषित किया है। ठीक, जितेंद्र रावत जी नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार आईएएस विद अरिहंत में। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। राज्य हर जगह है, यह शायद ही कोई अंतराल छोड़ता है, यह वक्तव्य जो है किसकी धारणा से जो है व्यक्त होती है। ठीक, ऑप्शन ए है कल्याणकारी राज्य, ऑप्शन बी है कम्युनिस्ट राज्य, ऑप्शन सी है लोकतांत्रिक राज्य और ऑप्शन डी है पुलिस राज्य। चलिएगा, फटाफट से आंसर कीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी को मालूम है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो क्या करते हैं, कल्याणकारी राज्य की जो है स्थापना करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिएगा, राज्य हर जगह है, यह शायद ही कोई अंतराल छोड़ता है, यह वक्तव्य लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को व्यक्त करता है। कल्याणकारी राज्य में सरकार बहुआयामी विकास तथा समृद्धि के लिए बृहद सकारात्मक अनिवार्यताओं की ओर ध्यान देती है। प्राकृतिक रूप से एक कल्याणकारी राज्य शांति का संरक्षक, विवादों का निर्णायक तथा भौतिक एवं सार्वजनिक सुविधाओं का प्रदान करता है। ठीक, सुविधाओं का जो है को जो है प्रदान करता है। ब्रिटिश राजनीतिक शास्त्री प्रोफेसर एच.जे. लॉस्की के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य लोगों का ऐसा संगठन है जिसमें सबका सामूहिक रूप से आधिकारिक हित जो है निहित होता है। क्या होता है, निहित। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण निम्न में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं। चलिएगा, तो यहां पर आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आपको वो ऑप्शन देखने और आंसर जो है बताना है। चलिएगा, यहां पर कहा गया है कि कम वार्षिक आय वाले, कितनी कम वार्षिक आय वाले, 1 लाख। ठीक, फिर 2 लाख, फिर 3 लाख जो है क्राइटेरिया बनाया गया है। तो आपको बता दूं कि फर्स्ट और सेकंड जो है सही है, थर्ड और फोर्थ जो है गलत है। क्लियर है। तो 1 लाख 2 लाख तक तो जो है चीजें चलती हैं। ठीक, चलिएगा आइएगा देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आंसर हम लोगों ने ना यहां पर भी जो है देख लीजिए, मैंने आपको कहा कि फर्स्ट और सेकंड जो है राइट है। क्लियर, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइएगा थोड़ा सा विश्लेषण में जो है पढ़ लेते हैं। भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को एवं 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को, ट्रांसजेंडर को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार आर्टिकल 39A के अनुसरण में विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने हेतु पात्र व्यक्ति निम्न होंगे। ठीक, महिला और बच्चे, अनुसूचित जाति और जनजाति, बड़े पैमाने पर प्राकृतिक और औद्योगिक आपदा, जातीय हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप पीड़ित लोग, औद्योगिक कामगार, मानसिक रोगी और दिव्यांग व्यक्ति, हिरासत में व्यक्ति, वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आय सीमा से कम है, मानव तस्करी या बेगार से पीड़ित व्यक्ति। क्लियर। चलिएगा आइएगा, आई होप आपको ये चीज जो है समझ में आ गई होगी। डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ पर एक कथन दिया गया, एक कारण दिया गया, यहाँ पर आपको बताना है क्या ये दोनों सही हैं, और अगर सही हैं तो क्या ये एक दूसरे की व्याख्या करते हैं या नहीं, या फिर इनमें से एक सही है एक गलत है, या फिर दोनों ही गलत हैं। आइएगा देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया। मनरेगा अहर परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान है, बात सही है। रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्रावधानित है, तो भैया भाग 3 में रोजगार दिलाने का जो है कोई प्रावधान नहीं है। क्लियर, इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल कथन। अब देखिएगा यहां पर आर जो है सही कह रहा है जबकि आर सही नहीं है, यहां पर ए को गलत कह रहा है जबकि ए सही है, यहां पर ए को सही कह रहा है और आर को गलत। बस हमें मिल गया ऑप्शन, क्योंकि ऊपर के 2 ऑप्शन में तो दोनों को ही सही ठहरा रहा है, तो हमें तो इन 2 ऑप्शन के पास जाना ही नहीं है, हमें तो उस ऑप्शन में जाना है जहां पर वो एक को सही और दूसरे को
गलत कह रहा है। ठीक, तो हमें ऑप्शन सी जो है मिल गया। आइएगा लेकर के चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की, और वहां पर आप इसे और बेहतर तरीके से समझेंगे। ठीक, मनरेगा योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क व्यक्तियों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो सावधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधी अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार हैं। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार में रोजगार का अधिकार शामिल नहीं है, क्योंकि यह संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 41 के प्रावधान के अनुसरण जो है लाया गया है, जिसमें काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार की जो है बात कही गई है। बहुत बढ़िया जितेंद्र रावत जी, चलिएगा लेकर के चलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है। ठीक, चलिएगा तो यहां पर आपको कई सारे ऑप्शन जो है नजर आ रहे होंगे। प्रौढ़ शिक्षा, कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, गरीबों को निशुल्क विधिक सहायता, बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक 6 वर्ष की आयु प्राप्त न कर लें। तो आपको बताना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है। संविधान शांत का मतलब वहां पर कोई बात नहीं कही गई है। सर, मनरेगा की अच्छा 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 अच्छा, आपका डाउट जो है मैं समझ गया जितेंद्र जी। आप जो है मनरेगा के बारे में जो है कुछ चीजें जानना चाहते हैं कि मनरेगा को कब प्रारंभ किया गया, किस तरीके से जो है प्रारंभ किया गया। समझ गए हम। तो मनरेगा की अगर हम बात करें तो मनरेगा जो है ये जो है एक योजना है जो कि कांग्रेस के शासनकाल में चलाई गई थी। कांग्रेस की सरकार आई थी आपकी 2004 में। ठीक, प्राइमरी स्कूल रूपखेरा, स्वागत है जी, स्वागत है आपका। तो डियर स्टूडेंट जितेंद्र रावत जी, सुनिएगा। तो 2004 में जो है कांग्रेस की सरकार आई, और कांग्रेस की सरकार ने 2005 में, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है एक योजना जो है वो लॉन्च की। क्लियर, क्या कर दी, लॉन्च कर दी। ठीक, फिर लॉन्च करने के बाद उसको ना आगे चल करके जो है उसमें जो है महात्मा गांधी शब्द भी जो है जोड़ा गया था। क्या किया गया था, जोड़ा गया था। क्लियर, और इसके लिए प्रॉपर जो है एक अधिनियम भी बनाया गया है। क्लियर है, क्या बनाया गया है, एक अधिनियम भी बनाया गया है। क्लियर, यहां तक अगर आपको कोई चीज जो समझ में ना आई हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, आपको जो भी चीजें समझ में ना आए, रूप खेरा जी प्रणाम जी प्रणाम। चलिए फटाफट से बताइएगा आपका डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर ना हुआ हो तो फिर और जो है डीप में बात करेंगे। क्लियर, चलिए जल्दी बताइए बेटा, क्या आपको सारी चीजें क्लियर? यस सर, क्लियर है, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। क्लियर है। हाँ, एक पॉइंट जो मैंने आपको थोड़ा सा जो है क्या कहें, हाँ, एक मिस कर दिया कि 2005 में जो है लागू की गई थी। देखिए ये योजना जो है जो शुरू की गई थी वो 2006 में की गई थी, और डेट थी आपकी 2 फरवरी। ये पॉइंट और याद रखिएगा कि मनरेगा कब प्रारंभ की गई थी। तो मनरेगा 2 फरवरी 2006 को जो है भारत के तकरीबन जो है 200 जिलों में जो है एक साथ जो है लॉन्च की गई थी। ठीक, धीरे धीरे करके इसका क्राइटेरिया जो है बढ़ाया गया, और आज ये संपूर्ण भारत में जो है लागू है। क्लियर, बस ये वाला पॉइंट ना थोड़ा सा मिसिंग था, मुझे लगा बता देना चाहिए तो बता दिया। क्लियर, चलिए आइएगा लेकर के चलना चाहता हूं इस क्वेश्चन के आंसर की ओर। और डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक, अब यहां पर कहा गया संविधान शांत है। संविधान कहां पर शांत है भाई? संविधान ना भाग 4 में शांत है। क्या? भाग 4 में जो है प्रौढ़ शिक्षा को लेकर के जो है कोई बात नहीं की गई है, नहीं की गई है। ठीक, बाकी का भाग 4 में जो हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखते हैं उनमें
कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की भी बात कही गई है, ठीक, गरीबों की निशुल्क जो है विधिक सहायता की भी बात कही गई है, और बालकों की प्रारंभिक शिक्षा के बारे में भी जो है बात कही गई है। ठीक, तो यहां पर ना फंडामेंटल सॉरी आपके डीपीएसपी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है इन 3 पॉइंटों की बात कही गई, मगर इसकी बात नहीं कही गई है। क्लियर? चलिएगा, लेकर के चलना चाहूंगा आपको एक्सप्लेनेशन की ओर। भारतीय संविधान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रौढ़ शिक्षा के बारे में शांत है। संविधान के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 के बीच वर्णित है। इनमें प्रौढ़ शिक्षा की कोई चर्चा, कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी की चर्चा अवश्य की गई है 43 में। ठीक, गरीबों को निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान जो है आर्टिकल 39A में दिया गया है, और वहीं बालकों की प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान जो है वो आर्टिकल 45 में है। मगर ठीक, प्रौढ़ शिक्षा का जो है प्रावधान जो है किसी भी आर्टिकल में नहीं है, भाग 4 में, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में। क्लियर? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आप सभी के सामने, भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सही सम्मेलन युग्म जो है पहचानिए। कहने का मतलब यह है, आपको इस तरफ ना कुछ की पॉइंट दिए गए हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो है आपको कुछ आर्टिकल दिए गए हैं, और आपको बताना है कि इनमें से मिसमैच वाला जो है आर्टिकल कौन सा है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? चलिएगा, आ जाइएगा। तो यहां पर हम देखें, समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 42 बात सही है। कृषि और पशुपालन का संगठन आर्टिकल 43 सही है। ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में आना चाहिए। यहां पर भैया क्या है, तो आपका जो है क्या है, क्या है, तो आर्टिकल जो है 41 दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, सम्मिलित युग्म पहचानिए। ओहो, ओके, मिसमैच जो है हो रहा है, सही है। ठीक, तो लास्ट अपने पास ना एक ही ऑप्शन बचता है, बहुत बढ़िया, रूप खेरा जी और जितेंद्र रावत जी, बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन डी। पुरुषों तथा स्त्रियों का जो है समान कार्य के लिए समान वेतन की बात जो है आर्टिकल 39 में कही गई है। एक्चुअल में ये बात अगर आप देखेंगे तो आपको ना कहां पर देखने को मिलेगा, तो समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता का उपबंध जो है आर्टिकल 39A में दिया गया है। मगर ये आर्टिकल 39A किसका पार्ट है? आर्टिकल 39 का। ठीक, बाकी का ग्राम पंचायत की अगर हम बात करें तो ग्राम पंचायत की बात 40 में कही गई है। ठीक, समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता की अगर हम बात करें, क्या हो गया बच्चे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई ऐसी चीज जो आपको ना समझ में आई हो, आप हमसे ना पूछ सकते हैं। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा सर जो है पढ़ाने में बिजी हैं, हमारे कमेंट को इग्नोर कर देंगे, ठीक, और हमारे डाउट्स जो है क्लियर नहीं होंगे। तो मैं आपको पहले ही आपको एक चीज जो है क्लियर कर दूं कि आप में से किसी का भी अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक जो है मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आपके उस डाउट को जो है दूर कर दूं। क्लियर? चलिएगा, तो बस इतना सा आपसे जो है निवेदन है कि अगर आपको कहीं पर भी जो है एनी डाउट, एनी क्वेरी होती है तो आप मुझसे जो है बेझिझक जो है पूछ सकते हैं। क्लियर? चलिएगा, तो यहां पर हो गया। ठीक, अब कह रहा है समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। ठीक सर, मैं ओके, कर्णिका दीप सिंह, तो आप ना बेटा ये वाला नाम लिख लो। ठीक, नहीं तो मुझे पता नहीं चल पाएगा कि आपका एक्चुअल में नाम क्या है। मैं तो फिर रूप खेरे के नाम से ही जो है आपको पहचान पाऊंगा। हाँ, समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता की अगर मैं बात करूं तो ये न्याय के जो है समान अवसर आर्टिकल 39A में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए, कृषि और पशुपालन की अगर मैं बात करना चाहूं आपसे, कृषि और पशुपालन की अगर मैं बात करना चाहूं तो कृषि और पशुपालन के बारे में जो आपको आर्टिकल 48 में देखने को मिलेगा। क्या? आर्टिकल 48 में देखने को मिलेगा। क्लियर? यहां तक अगर आपको कोई भी चीज जो समझ में ना आई हो प्यारे बच्चे, तो आप सभी से गुजारिश है कि आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, बार बार ये बात कहता रहूंगा जब तक क्लास एंड नहीं हो जाएगी। ठीक, क्लियर है? चलिएगा, लेकर के चलता हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाकी सारे मैंने जो है आर्टिकल आपको लिख करके बता दिए हैं,
जो मिसमैच थे और जो मैच है वो आपने जो है पहचान ही लिया है। आइएगा थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशन पे जो है नजर डालते हैं। भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में युग्म डी जो है सही सम्मिलित है। पुरुष तथा स्त्रियों का समान कार्य के लिए समान वेतन जो है आर्टिकल 39 में किया गया है। ए बी सी सही सम्मिलित नहीं है क्योंकि समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता का उपबंध आर्टिकल 39 ए में दिया गया है। कृषि और पशुपालन का संगठन जो है आर्टिकल 48 में दिया गया है। और ग्राम पंचायतों का गठन जो है आर्टिकल 40 में। तो जो बात आपको बताई गई वही चीज जो है आपको विद थ्योरी जो है यहां पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आप सभी के सामने, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? भारत की विदेश नीति से अर्थात फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है। और जब आप डीपीएसपी पढ़ते हैं तो आप सभी पढ़ते हैं आर्टिकल 51 जिसमें क्या कहा गया है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के काम है। क्लियर? हालांकि काम तो केवल केंद्र सरकार का है मगर कुछ कंट्रीब्यूशन अगर स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट का तो भैया करे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? चलिएगा आइएगा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 51 है भारत की विदेश नीति से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का जो है प्रावधान जो है मिलता है। बहुत बढ़िया, लाजवाब। इसी प्रकार आंसर करते रहेगा डियर स्टूडेंट। आइएगा यहां पर आपको जो है इस क्वेश्चन में एक सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है और यहां पर आपको एक तरफ की पॉइंट दिए गए, दूसरी तरफ जो है आपको कुछ आर्टिकल दिए गए। इनको आपस में मैच करने के बाद आपको एक कोड जो है प्राप्त होगा। सबसे पहले ग्राम पंचायत के संगठन की अगर हम बात करें तो हम सभी को मालूम है कि इसका गठन जो है ठीक आर्टिकल 50 में कहा गया है। तो ए के सामने क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब देख लीजिएगा भाई 5 की स्टार्टिंग किससे हो रही है? तो इसकी स्टार्टिंग 3 से हो रही है, इसकी स्टार्टिंग 2 से हो रही है, इसकी स्टार्टिंग 1 से हो रही है, बी की स्टार्टिंग 5 से हो रही है। ठीक, मगर यहां पर एक चीज और कही गई है ऑप्शन ई में कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं के लिए हमें अब आगे चेक करना पड़ेगा। ए तक तो हम सही हैं, ठीक है जी। अब कह रहा है समान आचार संहिता। क्या कह रहा है? समान आचार संहिता। अब समान आचार संहिता की अगर हम बात करें, ठीक है, समान आचार संहिता की अगर हम बात करें तो ये आपको किसमें देखने को मिलेगा? तो समान आचार संहिता की जो बात कही गई है वो आर्टिकल 44 में कही गई है। ठीक, तो आर्टिकल 44 कहां है? फर्स्ट नंबर पर आ जाइए जी, फर्स्ट नंबर। तो आप देखिए यहां पर ना बी के नीचे क्या दिया गया? 3 दिया गया, जबकि बी के नीचे क्या आना चाहिए था? फर्स्ट आना चाहिए था ना। तो भैया ये भी गलत हो गया। ठीक, अब जब चारों गलत हो गए तो फिर बचा क्या? ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो अब इसका एक्चुअल में आना क्या चाहिए? तो 5 आ गया, 1 आ गया, अभी रह गया कृषि एवं पशुपालन। और इससे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि कृषि एवं पशुपालन के बारे में जो है आर्टिकल 48 में कहा गया है। तो इसके सामने क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, आंख बंद करके लगा दीजिए 50। ठीक है, तो 50 किस नंबर पर है? 3 नंबर पर है। फिर कह रहा है अंतरराष्ट्रीय शांति एवं विकास की बात कही गई है आर्टिकल 51, यहां लगा दीजिए आप 4। ठीक, तो 5 1 2 3 4 इसका राइट आंसर जो है ये आना चाहिए था, मगर हमें किसी भी ऑप्शन में जो है ये कोड जो है वो नहीं मिला। ठीक, इसलिए हम जाएंगे ऑप्शन ई के साथ, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्लियर? चलिएगा लेकर के चलते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर। उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है क्योंकि ए का कॉम्बिनेशन 5 से, बी का कॉम्बिनेशन फर्स्ट से, सी का कॉम्बिनेशन 2 से, डी का कॉम्बिनेशन 3 से, ई का कॉम्बिनेशन 4 से। ग्राम पंचायत का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में, समान आचार संहिता आर्टिकल 44, कृषि एवं पशुपालन आर्टिकल 48, न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 और अंतरराष्ट्रीय शांति का विकास आर्टिकल 51। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पर है, फिर से आपको आंसर जो है देना है। यहां पर भी आपको कुछ प्रोविजन जो है दिए गए हैं और उस तरफ जो है आपको कुछ कोड जो है दिए गए हैं। क्लियर? चलिएगा आइएगा देखते हैं। यहां पर कह रहा है समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता। ये तो बड़ा सिंपल कर दिया इसने हमारे लिए, क्योंकि अभी हमने जो है
एक क्वेश्चन में ये किया था। ठीक, तो इसके सामने क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, क्योंकि इसी में आर्टिकल 39A है। पर्यावरण की सुरक्षा की अगर हम बात करें तो इसका कॉम्बिनेशन किससे हो जाता है, फर्स्ट से हो जाता है। तो मुझे लगता है कि हम इन दो के आधार पर जो है आंसर निकाल लेंगे। ठीक, ए का कॉम्बिनेशन दो के साथ होना चाहिए, इसमें है नहीं। ठीक है जी, इसमें है नहीं। ठीक, इसमें भी नहीं है, हाँ यहां पर है, यहां पर भी है। मगर फिर बी का कॉम्बिनेशन फर्स्ट के साथ होना चाहिए, बी का कॉम्बिनेशन यहां पर फर्स्ट के साथ है, यहां पर थ्री के साथ है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर ना ऑप्शन बी होना चाहिए। मगर अभी हम पूरा चेक करेंगे, पूरा चेक करेंगे, यहां पर नहीं रुकेंगे। ठीक, काम करने का अधिकार की अगर हम बात करें तो ये आपका आर्टिकल 43 में कहा गया है, तो यहां पर 3 आ जाएगा। और रह गया आपका आर्टिकल 49 जिसमें कहा गया स्मारकों का संरक्षण, तो यहां पर 4, और यही डिजिट 2 1 3 4 ही हमें जो है ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है, 2 1 3 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आइएगा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। सही सुमेलित, ए का कॉम्बिनेशन सेकंड से, बी का कॉम्बिनेशन फर्स्ट से, सी का कॉम्बिनेशन थर्ड से, डी का कॉम्बिनेशन फोर्थ से। आर्टिकल 39A समान न्याय व गरीबों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने से संबंधित है। आर्टिकल 41 काम करने के अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 48A पर्यावरण की रक्षा से संबंधित है। आर्टिकल 39 स्मारकों के संरक्षण से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत दिए गए जो अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं, इन्हें आयरिश संविधान से अपनाया गया है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत में एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। क्लियर, चलिएगा, आई होप आपको यहां तक जो है सारी चीजें जो है समझ में आ जाएंगी डियर स्टूडेंट। और आप सभी को बता दूं कि यहां पर हमारा भाग 4 जो है वो समाप्त होता है। क्या, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है समाप्त होते हैं। अब हम पढ़ेंगे भाग 4 का। क्या पढ़ेंगे, भाग 4 का पढ़ेंगे। और ये भाग 4 का किससे संबंधित है, तो ये आपका मौलिक कर्तव्य से है। किससे है, मौलिक कर्तव्य से जो है इसका रिलेशन है। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत। और इसके बारे में हम पढ़ेंगे कल, न्यू टॉपिक न्यू क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक, बीच क्लास से जो है नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे, जिससे कि आपको सहूलियत हो। और हां, कल आप क्लास में इस पार्ट को पढ़ करके भी आएंगे। ठीक है, कल आप पढ़ करके भी आएंगे और हम भी पढ़ाएंगे आपको। ठीक, इसके अलावा अभी तक आपने अगर अरिहंत पब्लिकेशन की प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज की भारतीय राज्य व्यवस्था की बुक को परचेज नहीं किया है डियर स्टूडेंट, तो आज ही इस बुक को अपनाना क्या बना लीजिए, दोस्त बना लीजिए। क्यों, क्योंकि ये आपको पहली बार में प्रीलिम्स पार कराने की पॉसिबिलिटी बढ़ाएगी। और मैं केजीएफ सर आपका साथ दूंगा इस भारतीय राज्य व्यवस्था की नायाब सी अरिहंत पब्लिकेशन की ठीक चीज में। ठीक, तो आज ही ये रेड कलर की भारतीय राज्य व्यवस्था की अरिहंत पब्लिकेशन की बुक को जो है परचेज कर लीजिएगा। यहां पर आपको ठीक ये पूरा का पूरा जो भी कंटेंट मैंने आपको डिलीवर किया है, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, वो पूरा का पूरा कंटेंट ना आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिलता है। तो आज ही अपने नजदीकी किसी भी बुक स्टोर से जो है इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। बाकी का क्लास अगर अच्छी लगी हो तो डियर स्टूडेंट सेशन को लाइक शेयर और आगे जाकर के एक सब्सक्राइब का बटन नीचे दिखाई दे रहा होगा रेड कलर का, उसे दबाना ना भूलें। और मिलते हैं आपसे कल एक नए टॉपिक के साथ नई क्लास में। और आप लोग पढ़ करके आइएगा भाग 4 का मौलिक कर्तव्य और डिस्कस करेंगे इन सभी मौलिक कर्तव्यों को। ठीक, चलिएगा, अब लेता हूं आपसे विदा। और सभी मेरे प्यारे छात्र छात्राओं को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।